रेगिस्तान के ऊपर खुले आसमान में हमें एक चिड़िया को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। तभी उस चिड़िया को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो चिड़िया काफी तेजी के साथ आकर नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो चिड़िया नीचे गिर जाती है वैसे ही उसके पेट को चीरते हुए एक डीमन गर्ल बाहर निकल के आती है और कहती है कि आखिर इस जैसी जगह पर वॉट डिवॉल्विंग डीमन बट कैसे हो सकता है। जब पैंग हेवन से अलग हो गया था तब ये सारे बेस्ट मारे गए थे ना। मिस्टेक सी रिवर का एंसेस्टर हो जिसने की ब्लड सी को पूरी जिंदगी भर कल्टीवेट किया था, उसे सिर्फ ग्रेट डाउ के सीक्रेट को पता लगाने के लिए ही सेक्रीफाइस कर दिया। एंसेस्टर ये सब कह रहे होते कि तभी हमें कुछ और डीमंस को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसी एंसेस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी वो भी काफी तेजी के साथ आकर एंसेस्टर के ऊपर हमला करते हुए एंसेस्टर को काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं। यहाँ तक कि उनमें से एक उल्फ एंसेस्टर के हाथ को उखाड़ कर लेकर जाता है, लेकिन एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो अपने आप को किसी तरह से संभाल लेते हो, साथ ही में अपने उखड़े हुए हाथ को भी फिर से रीजनरेट कर लेती है। अपने हाथ को रीजनरेट करने के बाद जो एंसेस्टर है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला उन डेमंस के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से उन डेमंस का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल हमला करने की वजह से जो एंसेस्टर है उसके मुंह से भी खून बाहर निकलने लगता है। उस खून को बाहर निकलता हुआ देखकर जो एंसेस्टर है उसे पता चल जाता है कि उसका जो ब्लड सी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अगर एक और जानलेवा हमला उसके ऊपर किया जाएगा तो वो अपने आप को कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएगी। एंसेस्टर ये सब कह रहे होते हैं कि तभी आसमान से एक और बर्ड डेमन उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही में काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि क्या आज मैं मरने वाली हूँ। लेकिन मैं मरने से मना करती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ग्रेट डाउ के सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगाया है। मैं इसे मना करती हूँ, अगर आज कोई यहाँ पर आकर मुझे बचा लेता है तो मैं उसे मेरे आखिरी डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करूंगी या फिर मैं उसे अपने सबसे ज्यादा करीबी दोस्त बनाने के ऊपर विचार करूंगी। यहाँ तक कि अगर कोई मुझे अभी बचाता है तो मैं उसे अपना स्टेप फादर भी बना सकती हूँ। जो एंसेस्टर है वो ये सब कह रहे होते कि तभी उसको किसी तरह की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे सुनने के बाद वो आंखें खोलते हुए सामने की तरफ देखती है तो सामने की तरफ वही डीमन बर्ड जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वो काफी तेजी के साथ आकर नीचे गिरता है। और इतने बड़े बर्ड डीमन को आखिर किसने जमीन पर पटका ये देखने के लिए जब हमारे एंसेस्टर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक और काफी बड़ा बर्ड होता है, लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक चिकन होता है जिसके के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। उस चिकन को देखने के बाद जो एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन जो एंसेस्टर है उसे वो चिकन कुछ जाना पहचाना लग रहा होता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस चिकन के ऊपर से नीचे उतरते हुए सिस्टम को गालियां देते हुए कहता है कि आखिर एक ऐसा कचरा सिस्टम है, नाम तो इसका काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन इसके दर्शन काफी ज्यादा छोटे हैं। इस अल्टीमेट और इनविंसिबल सिस्टम के जो फंक्शन है वो बिल्कुल भी काम के नहीं है और ये मुझे प्रॉपरली गाइड भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी हमारी मेन कैरेक्टर की नजर उस एंसेस्टर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि क्या मैंने किसी को टक्कर मारी। हमारी मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा डरावनी हंसी हंसते हुए अपने मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरी जो फेथ है वो अभी तक सील नहीं है। इस लड़के के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि मेरे नरिशमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छी है और ये मुझे कुछ जाना पहचाना भी नहीं लग रहा है। इसका ये मतलब है कि ना ही ये किसी का रिइंकार्नेशन है और ना ही ये किसी बड़े आदमी का डिसेंडेंट है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा क्रिटिकल काम है। हालांकि उसने मेरी जान बचाई है जिसका कि कर्ज मेरे ऊपर है, लेकिन कर्ज को चुकाना इम्पॉसिबल है क्योंकि असली शैतान उन हाथों को भी काटते हैं जो कि उन्हें खिलाते हैं। और एंसेस्टर ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उसके पास आते हैं, उसे हिलाते हैं, उसे कहता है कि हे बच्ची जल्दी जागो जल्दी जागो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चिकन से कहता है कि हे गिरे, क्या हमने इसे जब मारा था तब इसके सर के ऊपर चोट लगी थी क्या? जरा इसकी तरफ देखो, इसे चोट नहीं लगी लेकिन ये अजीब तरह से हंस रही है। देखता है कि हम काफी बड़ी मुसीबत में आ गए, जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी जो एंसेस्टर है वो अपनी आंखें खोल लेती है और काफी ज्यादा मासूम बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बड़े भैया मैं ठीक हूँ। एंसेस्टर की यह बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक राहत की सांस लेते हुए उससे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एंसेस्टर से कहता है कि लेकिन तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ पर है? ये सुनने के बाद एंसेस्टर मासूम बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बड़े भैया मुझे नहीं पता, मैं पहले सो गई थी और मैं जब उठी तो मैं यहाँ पर थी और ये जगह काफी ज्यादा सुनसान है, मुझे काफी ज्यादा डर लग
लग रहा है। और मनी मनी वो काफी ज्यादा डरावने अंदाज में ये कहती है कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई और मुझे बच्चा भी कहा। जब मैं इसके अंदर से पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मैं उसे बिना किसी पीड़ा के काफी ज्यादा शांति से मौत दूंगी। और वो मनी मन में हंसते हुए ये कहती है कि मैं कितनी ज्यादा दयालु डीमन एंसिस्टर हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो एंसिस्टर से कहता है कि तुम्हारे पैरों के ऊपर चोट लगी है, जल्दी से आकर मेरे पीठ पर चलो। ये सुनने के बाद जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भैया। इतना कहने के बाद जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीठ के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाती है वैसे वो काफी ज्यादा डरावनी तरीके से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन के ऊपर काटते हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे उस डेमन एंसिस्टर भी संभल नहीं पाते, जिसके वजह से वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चली जाती है। एंसिस्टर को ये सब करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है और हमें एंसिस्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दूर उड़कर गिर चुकी होती है। और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा रेड कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो एंसिस्टर है वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये तो प्राइमल क्योस ट्रू क्यों आए है। इस तरह की इनेट प्राइमल क्योस क्यों आए सिर्फ ग्रेट प्राइमोरोडियल पावर के पास ही हो सकती है। यहाँ तक कि अगर मैं मेरे पीक पर होती तो मैं जैसे पर्सन को कभी भी अपना दुश्मन नहीं बनाती। ऐसा लगता है कि आज के दिन में जरूर ही मारी जाऊंगी। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एंसिस्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो एंसिस्टर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझ पर दया करिए बड़े भाई। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद जो एंसिस्टर है और भी ज्यादा मासूम बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि स्टेप फादर मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ, मैं कसम खाती हूँ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सीधा उस एंसिस्टर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे सिर्फ घूरने लगता है, ना ही उसे कोई जवाब देता है ना ही उसे कुछ बोलता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के मुर्गी होते हैं वो भी एंसिस्टर के पास आकर उसे घूरने लगती है। उन दोनों को इस तरह से घूरता हुआ देखकर जो एंसिस्टर है वो कहते हैं कि पिताजी आखिर आप मेरी तरफ इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। और जो एंसिस्टर है वो चेहरे पे हंसी दिखाते हुए मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते कहती है कि मैंने ग्रेट दाव के सीक्रेट का पता लगाने के लिए मैंने पूरे ब्लड सी को सैक्रिफाइस कर दिया। अभी के लिए मैं सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर हूँ। अभी के लिए मुझे मेरे प्राइड को बिल्कुल ही छोड़ देना होगा ताकि मैं जिंदा रह पाऊँ। स्टेप फादर वाली बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं अभी के लिए हंट पर निकला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे सडनली एक अडॉप्टेड डॉटर मिलेगी। क्या ये सब ग्रे की वजह से हुआ है? वही आकर इस लड़के के ऊपर गिर गया जिसके वजह से इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं। अगर मैंने इसे ऐसे यहाँ पर छोड़ दिया तो यहाँ पर के जो बिस्ट है वो उसे मार डालेंगे। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है ग्रे की तरफ घूरते हुए अपने मन में कहता है कि धिक्कार ये बेकार मोटा चिकन कहेगा, सब कुछ खा जाता है लेकिन इसे कोई भी हासिल नहीं होता। यहाँ पर इतनी ज्यादा खाली जगह है कि तुम कहीं पर भी लैंड हो सकते हो, लेकिन तुम सीधा आकर उस लड़के के ऊपर ही लैंड हो गए। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर जो चिकन है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार ये मेरा माउंट है, इसने जो कुछ भी किया है उसे मुझे ही क्लीन करना होगा। मैं इस छोटी सी बच्चे को उसके घर वालों के पास लेकर जाऊंगा, शायद उसके घर वालों को इस जैसी बंजर जगह से बाहर निकलने का रास्ता मालूम होगा। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो एंसिस्टर के सर को सहलाते उससे कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर पर लेकर जाएंगे। ये सुनने के बाद जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरा नाम मिंगे और मेरे जो पिताजी है वे असुरा क्लैन के जनरल है। फिर जो मिंगे वो खड़े होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे घर जाने का रास्ता पता है। और जो मिंगे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और काफी ज्यादा डरावनी तरीके से अपने मन में कहते हैं कि जब मैं हमारे असुरा टेरिटरी में जाएंगे तब मैं तुम्हें बांध कर रखूंगी और तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर बाहर निकालूंगी और जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब भी पूरा कर लूंगी। जो मिंगे वो ये सब सोच रहे होते है कि तभी कोई उसके माइंड में कहता है कि एंसिस्टर मिंगे। हालांकि ये जो जगह है वो डिवाइन एबिलिटीज को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन इस लड़के का साथ देने के साथ ही मेरे जो कल्टीवेशन है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और साथ ही में मुझे इसके पास से खाना और पानी भी काफी आसानी से मिल जाता है। और तुम ग्रेट दाव के पास इतने ज्यादा डिफिकल्टी के साथ पहुंची और तुम अभी के साथ इसे छोड़ना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो मिंगे वो इधर उधर देखते हुए कहते कि आखिर कौन है, कौन मुझसे टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा है। और मिंगे को इस तरह से हरकतें करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि ये लड़के पागल हो चुके हैं, मुझे जल्द से जल्द उसे घर भेजना होगा। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे के पास जाते हुए उसे कहता है कि तुम ग्रे के साथ यहाँ पर खड़े रहो, तब तक मैं खाने और पीने का इंतजाम करता हूँ। जब हमारा पेट
पेट फुल हो जाएगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के जाने के बाद जो ग्रे है मिंगे के पीछे से आते हुए मिंगे से कहता है कि काफी समय हो गया मिंगे आपसे मिले हुए, ये मैं हूँ कुनपेंग। कुनपेंग का नाम सुनने के बाद जो मिंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें कुनपेंग के बारे में बताया जाता है कि वो नॉर्थन सी में पाया जाता है। वो एक तरह की मछली होती है जिसका के नाम कुन होता है और उसकी जो लंबाई और उसकी जो चौड़ाई होती है वो काफी ज्यादा होती है। कोई भी ये नहीं पता सकता कि आखिर वो कितना ज्यादा बड़ा है। और ये जो कुनपेंग होती है वो आगे चलते हुए पेंग नाम के बर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाता कि आखिर वो कितनी ज्यादा बड़ी है। और जो कुनपेंग है वो फर्स्ट फ्यूनिक्स की चाइल्ड है जो कि हेवन ऑन अर्थ की जो सबसे पहले रूरल जनरेशन थी उसमें से एक है। अभी के लिए जो प्रीमोडियल डीमन क्लैन के हेवनली कोर्ट है वहाँ पर वो स्ट्रेटेजिस्ट है जो कि हेवनली एम्परर के बाद सेकंड नंबर पर आता है। उन्हें डीमन स्ट्रेटेजिस्ट भी कहा जाता है जो कि सेक्रेटरीलम से है। और जब मिंगे को ये पता चल जाता है कि हमारा जो ग्रे वो कुनपेंग है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए हमारे ग्रे से कहती है कि कुनपेंग तुम कुछ ज्यादा ही मोटे लग रहे हो। ये सुनने के बाद जो ग्रे है वो मिंगे से कहता है कि जरा धीमे आवाज में बोलो, जो यांगली वो मेरी असली आइडेंटिटी को नहीं जानता। फिर जो मिंगे वो हमारे ग्रे से कहते है कि एक ग्रेट डीमन स्ट्रेटेजिस्ट आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और एक कॉमन चिकन की तरह क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो ग्रे है वो मिंगे से कहता है कि 10 साल पहले मैं प्रीमोर्डियल हॉरिजॉन से उड़ते हुए कुछ अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए इस बाउंडलेस वाइड में आ गया, लेकिन मैंने एक्सीडेंटली एक मिस्टीरियस से टैबू को ट्रिगर किया जिसके वजह से मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस लड़के को फॉलो करने के वजह से मैंने कई सारे एक्सोटिक बीस्ट को खा लिया जिसके वजह से मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई। लेकिन बिना किसी डिवाइन एबिलिटी के मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पाया जिसके वजह से मैं अब ऐसा दिखने लगा हूँ। ये सुनने के बाद मिंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाते और ग्रे से कहते कि क्या तुम यांगली को फॉलो कर रहे हो, लेकिन क्या एक साधारण सा इंसान कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। ये सुनने के बाद जो ग्रे है वो मिंगे से कहता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो कैसे कर सकता है। लेकिन इन सालों में मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी तेजी के साथ बढ़ी हुई, ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर मैं तुम्हें भी सरपास कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद जो ग्रे है वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो मिंगे है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर और ग्रे से कहते हैं कि डिंगे हाँकना बंद करो, तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो तो फिर आखिर तुम किसी के माउंट क्यों बने हुए हो। ये सुनने के बाद जो ग्रे वो मिंगे से कहता है कि ये जो यांगली है वो काफी ज्यादा डरावना है। वो दिखने में तो एक मोर्टल की तरह लगता है लेकिन वो नेचुरल सेंट है जिसके के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। हर एक एक्सोटिक जो बीस्ट हो उसे काफी आसानी से पकड़ लेता है और उसके मांस को उसके हड्डियों से अलग कर देता है और उसी मांस को पकाते हुए खाने में बदल देता है। और जब मैं उसे ये सब करते हुए देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता है जिसके वजह से अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कुछ कह पाऊँ। मुझे लगता है कि वो पंगु के समान है जो कि ग्रेट दाव के अंत के दौरान जन्मा था और उसकी किस्मत में ही लिखा होगा कि वो हेवन को इनहेरिट कर सकता है, इसीलिए वो नेचुरल सेंट बना है। वे बार बार पंगु के बारे में बोल रहे हैं जिसके बारे में हमें आगे वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो एक आदमखोर भेड़िया है जो कि काफी आसानी से बीस्ट को खा लेता है। हमारी यानली के बारे में इतना सोचने भर से हमारे मिंग को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। फिर जो ग्रे मिंगे से कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, पिछले 10 सालों से उसने ग्रेट दाव के अंत तक हर एक बीस्ट को खाया है। और मिंगे मेरी बात सुनना, ये जो जगह है वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और जो मिंगे वो अपने मन में कहती है कि नेचुरल स्ट्रेंथ जैसी चीजों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करती। एक बार जब मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर मेरी डिवाइन एबिलिटीज के ऊपर लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हटाना है तब मैं यांगलिंग से जरूर निपटूंगी और उसने जो मेरी ह्यूमिलेशन की है उसका भी मैं बदला ले लूंगी। फिर हमें कुछ समय बाद दो पहाड़ों के बीच में एक पोर्टल को दिखाया जाता है जिस पोर्टल से बाहर निकलने का रास्ता होता है और उस पोर्टल का रास्ता सीधा डेविल क्लैन में खुलता है। और हमें डेविल क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पर जितने भी डेविल्स होते हैं वो हमारे मिंगे के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर हो काफी ज्यादा ग्रेटेस्ट है, उन्होंने अपने ब्लड सी को ग्रेट दाव के सीक्रेट को जानने के लिए पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया। और हमें वहाँ पर 4 ग्रेट डीमन किंग में से एक डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसका कि नाम मारा होता है। और उसी की तरह से वहाँ पर और कई सारे डीमन किंग्स होते हैं जो कि अजीब अजीब तरह के बातें कर रहे होते हैं जिन्हें कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो बातें मुझे भी समझ में नहीं आई। और डीमन किंग के अलावा वहाँ पर कई सारे इससे छोटे मोटे डेविल्स होते हैं जो कि हमारी मिंगे का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लगे हुए पोर्टल में हलचल होने लगती है
जिसे देखने के बाद जो मारा है वो कहती है कि जो हमारे एंसिस्टर है वो जल्दी वापस आने वाली है। सुनने के साथ ही वहाँ पर के जो डीमंस होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी हमें उस पोर्टल में से हमारे यानली को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो कि हमारे ग्रे के ऊपर मिंगे के साथ बैठा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उस पोर्टल में से निकलता हुआ देखकर जो डीमंस होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो मिंगे होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उसके एरिया में आए होते हैं। तभी हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि उनके वजन को अब ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाता, इसीलिए उनसे कहता है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी क्योंकि मैं और ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि जब वो अंदर थे तब आसमान पूरी तरह से साफ था, लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद जो आसमान है वो पूरी तरह से काले बादलों से घिर चुका है। लेकिन इस बात से मिंगे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खुश होती है। लेकिन तभी जो हमारा ग्रे होता है वहाँ पर क्रैश लैंडिंग करता है, जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है और कहता है कि यही मेरे आखिरी बार है, अब मैं चलता हूँ। ग्रे की ये बात सुनने के बाद जो यांगली है वो ग्रे से कहता है कि आखिर तुम किस तरह के बकवास कर रहे हो, तुम अभी तक जिंदा हो। और हमारी यांगली को देखने के बाद जो मारा है वो कहती है कि आखिर ये पर्सन कौन है और इसके साथ हमारी एंसिस्टर क्या कर रही है। फिर जो हमारे यांगली उन सारी डीमन किंग के पास जाते हैं, उनसे कहता है कि क्या तुम मिंगे के रिलेटिव्स हो, तुम लोग चिंता मत करो, इस बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन कुछ ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बस ये थोड़ी सी डरी हुई है। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद जो डीमन किंग्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जो मारा होती है वो अपने मन में कहती है कि क्या मिंगे एक बच्ची है। तभी हमें आसमान की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में चारों तरफ से काले बादल गिरे होते हैं और उनमें काफी ज्यादा थंडर भी हो रही होती है। लेकिन तभी आसमान से काफी तेजी के साथ एक रोशनी सीधा आकर हमारे मिंगे के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि लेकिन तभी हमें मिंगे को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है वो हट जाती है, जिसके वजह से हमारे मिंगे की जो स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है, जिसके वजह से हमारे जो मिंगे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारे मिंगे के जो दो डिवाइन शॉट्स होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद और अपने दोनों पावरफुल वेपन्स को पाने के बाद मिंगे को ये लगने लगता है कि वो काफी आसानी से यांगली को हरा सकती है, इसीलिए वो हमारी यांगली को चैलेंज करते हुए उससे कहती है कि यांगली मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिंगे के इतना कहने के साथ ही हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगे के जो दोनों शॉट्स है वो नीचे गिर चुके होते हैं और वहां पर पूरी तरह से शांति छा गई होती है। अपने शॉट्स को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और मिंगे को ये सब करता हुआ देखकर जो उसके बाकी के डीमन किंग्स जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और जो कामा कहती कि तो एंसिस्टर के डिवाइन कंपेनियन वेपन्स है। और जो ग्रे है वो कहता है कि कुछ लोगों के जो पुराने आदतें है वो कभी भी नहीं भूलते। उसके इतना कहने के साथ ही हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब मिंगे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। हमारे मिंगे को ये सब करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन जो मिंगे के हाथों के अंदर उसकी जो डिवाइन शॉट्स होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के और उसके पावर को देख रहे होते हैं, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर के डर के वजह से जो मिंगे वो अपने दोनों शॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उन दोनों शॉट्स को हमारे मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो दोनों शॉट्स हमारे मेन कैरेक्टर से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो वहीं पर ही नीचे गिर कर मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने हाथों से अपने दोनों डिवाइन शॉट्स को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देखकर जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते और काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि उसकी इस अजीब पावर के साथ अगर वो मेरे असुरा क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो मैं मेरे पूरे ताकत के साथ भी उसे नहीं रोक पाऊंगी। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने थोड़ी देर पहले इसे मारने की कोशिश की है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए मिंगे के सर को सहलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छी लड़की हो, लेकिन आखिर तुम एक बंदर की तरह कैसे कर सकती हो? आखिर मुझे तुम्हें कैसे एजुकेट करना चाहिए? तभी हमारा मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और अपने मन में कहते हैं कि बिल्कुल एक बंदर की तरह हरकतें करती है, क्यों ना मैं इसे जैसे तांग सीजान ने वुकोंग यानी कि मंकी किंग को एजुकेट किया था वैसे मैं इसे एजुकेट करूं। आखिर मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे से कहता है कि वुकोंग नहीं सॉरी मिंगे, मैंने कितने बार तुमसे कहा है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करो अगर तुम किसी को चोट पहुंचाओगी तो। लेकिन भले तुमसे किसी को चोट ना लगे, लेकिन पौधों और फूलों को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है ना।
हमारे मेन कैरेक्टर को इतना गुस्से में देखने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ तक कि जो मिंगे के डिवाइन शॉट्स होते हैं वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनके बीच में दरार भी पड़ना शुरू हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों शॉट्स को उठाते हुए मिंगे से कहता है कि बच्चों को शॉट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है, यहाँ तक कि उससे तुम्हें चोट भी पहुंच सकती है। जरा देखो इन शॉट्स में पहले ही दरारें पड़ चुकी है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों शॉट्स को अपने सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर रख देता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपने दोनों शॉट्स को लेता हुआ देखकर जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और साथ ही में छोटे बच्चों की तरह लड़ने लगते। तुम अगर किसी छोटे बच्चों के पास से उसका खिलौना ले लगे तो छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिंगे रोने लगती है। मिंगे को रोता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे से कहता है कि तुम चिंता मत करो। इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम के अंदर से छोटे बच्चों के खेलने के लिए जो फावड़ा होता है वो फावड़ा निकालते हुए मिंगे को दे देता और उसे कहता है कि तुम जैसे छोटे बच्चों को इसके साथ खेलना चाहिए। उस फावड़े को देखने के बाद हमारी मिंगे कहती है कि आखिर इस फावड़े में इतनी क्या अच्छी चीज है, लेकिन जब मिंगे गौर से उसकी तरफ देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर होंगमेंग क्यो होता है। फिर हमें होंगमेंग क्यो के बारे में बताया जाता है कि होंगमेंग क्यो जो है वो दाओ का फाउंडेशन है। जो 3 सबसे ज्यादा प्योर थे उनमें से जो होंगजुन दाओजो होता है उसने भी होंगमेंग क्यो को पा लिया था, जिसके वजह से उसने सेंटहुड को भी अचीव किया था। और उस फावड़े को पाने के बाद जो हमारी मिंगे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इस फावड़े के अंदर क्योटिक एनर्जी है जिसने कि मेरे दोनों शॉट्स को कब का ही पीछे छोड़ दिया है। ये एक इनेट ट्रेजर है जिसके के अंदर होंगमेंग क्यो के थोड़े से ट्रेसेस है। इस चीज के वजह से मुझे काफी ज्यादा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उस फावड़े को पाने के बाद जो हमारी मिंगे उतना ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। उसे रोता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मिंगे से कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये फावड़ा पसंद नहीं आया। लेकिन जब हमारे ग्रे को पता चलता है कि उसके अंदर होंगमेंग क्यो है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक डिवाइन ट्रेजर है, जिसके वजह से वो काफी तेजी के साथ मिंगे के पास जाते हैं। उससे कहता है कि मैं 10 साल से इसका माउंट बना हूँ लेकिन उसने मुझे कभी भी इस तरह का ट्रेजर नहीं दिया है और तुम्हारे आते ही तुम्हें एक डिवाइन ट्रेजर मिल गया, मुझे इससे नफरत है, वो जल्दी से मुझे दे दो। ये सुनने के बाद जो मिंगे वो ग्रे से कहती है कि जो स्टेप फादर है उन्होंने मुझे ये दिया है, आखिर मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ और आखिर तुम जैसे एक मोटे चिकन को इस तरह की चीज की क्यों जरूरत पड़ने लगी। और हमारे मिंगे को ये सब हरकतें करता हुआ देखकर जो बाकी के डीमन किंग से वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे हो। तो उन्हीं में से जो 4 हाथों वाला डीमन किंग है वो मारा से कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद जो मारा उनसे कहते है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे लिए भी नया है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो एंसेस्टर है उन्होंने अपने दोनों ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के के ऊपर हमला किया, लेकिन उस लड़के को हमारे एंसेस्टर के ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसने उसे गिफ्ट दे दिया। और उस गिफ्ट को पाने के बाद जो हमारे एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा खुश है। क्या वो सच में एंसेस्टर के स्टेप फादर हो सकते हैं। ये सुनने के बाद जो फोराम से वो कामा से कहता है कि तो फिर हमें एंसेस्टर के स्टेप फादर को दादाजी कहकर पुकारना होगा क्या। लेकिन हमें कामा को दिखाया जाता है इस सिचुएशन की वजह से जो काम है उसका भी सर घूम रहा होता है, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर कामा के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आप मिंगे की मदर है, मिंगे ने आपके बारे में बताया था, मिंगे और आप बिल्कुल सेम टू सेम दिखती है। हमारी मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो हमारी कामा है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और क्या कहना है और क्या नहीं कहना ये समझ नहीं पा रही होती है। और वो मन ही मन में काफी ज्यादा डरते हुए कहती है कि जो एंसेस्टर मिंगे है वो काफी ज्यादा घमंडी है, वो अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची और सबसे ज्यादा पावरफुल मानती है और जो कुछ भी लड़का कह रहा है अगर उसे मैं मान लेती हूँ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। कामा ये सब सोच रही होती है कि तभी पीछे से जो मिंगे वो चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ वो मेरी माँ है। ये सुनने के बाद जो कामा है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि देखा मुझे पता था। फिर जो हमारी मिंगे वो ग्रे की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे इस कुनपेंग की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है, मैं यांगली के साथ रहते हुए काफी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन बनाऊंगी ताकि मेरे सेंटहुड की तरफ जाने का जो रास्ता है उसे मैं काफी आसानी से पकड़ लूं। फिर जो मिंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं उसे कहती कि स्टेप फादर मेरी जो माँ है वो मुझे देखकर इतना ज्यादा भावुक हो चुकी है कि वो जिसके वजह से उसने अपनी थोड़ी देर के लिए होश खो दिए थे। और जो कामा है वो भी हमारे मिंगे के हाव में हाँ मिलाते हुए यही हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे के डीमन किंग की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है कि आखिर ये लोग कौन है। ये सुनने के साथ ही वहां पर सन्नाटा छा जाता है कि तभी जो मिंगे वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से उन डीमन किंग से कहते हैं कि जो कोई भी मेरे प्लान में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो मैं वो लोग इस धरती पर जैसे जन्म लिए वैसे उन्हें
फिर से बनाते हुए वापस से उसी जगह पर डाल दूंगी जिस जगह से तुम आए हो। और अभी के लिए तुम लोग इतने ज्यादा छोटे भी नहीं है कि जो बात मैंने अभी कही उसे ना समझ पाओ। हमारे मिंगे को इतना ज्यादा डरावने रूप देखने के बाद जो बाकी के डेमन किंग से वो काफी ज्यादा डर जाते और एक के बाद एक हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला वाला बोलता है कि मेरा नाम डिवाइन है और मैं इसका सेकंड अंकल हूँ। और जो फोर आर्म्स है वो कहता है कि मेरा नाम फोर आर्म्स है और मैं मिंगे का अंकल हूँ। और जो तीसरी वाली लड़की होती है वो कहती है कि मेरा नाम लाली है और मैं मिंगे के आंट हूँ। फिर जो कामा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने मेरे बेटी को सुरक्षित मेरे घर पर वापस लेकर आई, ये मेरे ऊपर कर्ज है, आप मेरे घर के सेवियर है। और कामा की इस बात पर जो बाकी के डीमन किंग है वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। फिर जो कामा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ब्रदर यांग आपको हमारे मेंशन में कुछ दिनों के लिए रहना होगा ताकि हम आपकी काइंडनेस को रिपे कर सके। इतना कहने के साथ ही जो विजन है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते वहां पर एक पोर्टल खोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर के सारे लोग उसी पोर्टल को क्रॉस करते हुए जो अंडरवर्ल्ड है वो वहां पर जाने लगते और जाते वक्त हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे माउंट को लेकर आना मत भूलिएगा। ये सुनने के साथ ही जो विजन होता है वो बाकी के डेमन से कहता है कि उस बद्दे से चिकन को लेकर आना मत भूलना। इतना कहने के साथ ही वहां पर के डेमन किंग और जितने भी छोटे मोटे डेमन्स आए होते हैं सारे के सारे उस पोर्टल को क्रॉस करते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के साथ ही वहां पर एक गोल्डन लाइट अपीयर होती है और उसी गोल्डन लाइट में से एक आदमी बाहर निकल के आता है जो कि याओ ट्राइब का डेमन एम्परर होता है डीजून। वहां पर आ जाने के बाद वहां पर किसी को भी ना देखने के बाद जो डीजून है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर डेमन मास्टर के प्रेजेंस को सेंस किया था, तो फिर आखिर यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। लेकिन तभी वहां पर उसे मिंगे का भी ऑरा महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद जो डीजून है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या डेमन मास्टर को कैप्चर करके उसे असुरा ब्लड सी में वापस लेकर गए हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर में अंडरवर्ल्ड के डेमन किंग्स के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डेमन किंग्स और हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जो किंग हुए वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हमने स्टेप फादर सेरेमनी को कंप्लीट कर लिया, इसीलिए ऑफिशियली आपसे मैं आपकी स्टेप डॉटर हूँ, इसीलिए आप अपने जबान से पीछे मुखर मत जाना। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि मेरा ब्लड से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं इसके सामने सबमिट करते हुए कुछ बेनिफिट्स को पाना चाहती हूँ। और एक बार जब मैं सेंध बन जाऊंगी तो मैं उसके मुंह से 1 लाख बार गॉड मदर कहलाऊंगी, उसके बाद मैं उसे पेनलेस मौत दूंगी। फिर जो मारा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने मिंगी को सेव किया है, जिसके वजह से आपने हमारे फैमिली के ऊपर काफी बड़ा फेवर किया है, ऐसा लगता है कि डेस्टिनी हम लोगों को मिलाना चाहती थी। इतना कहने के बाद मारा हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि क्यों ना हम इस सेलिब्रेशन को डबल सेलिब्रेट करें। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो मेरे हैंडसम से चेहरे के ऊपर फिदा हो चुकी है, क्या वो मुझे किडनैप करते हुए मुझे अपना दूल्हा बनाना चाहती है। और हमें मिंगे को दिखाया जाता है, वो भी ये सोच रहे होते हैं कि आखिर मारा करना क्या चाहती है। फिर हमें मारा को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने जाम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्यों ना हम भाई बहन यानी कि सिबलिंग्स बने। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक राहत की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मारा से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही काइंड हो, जो कि मैंने मिंगी को अपना स्टेप डॉटर मान लिया है, तो हम पहले से फैमिली है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर हंसने लगता है। तभी हमें हमारे मिंगी को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की कुर्सी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो माइंड टू माइंड मारा से बात करते हुए उससे कहते हैं कि मारा आखिर तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम यांगली को अपना भाई बनाने के लिए कसम क्यों खिलवा रही हो। ये सुनने के बाद जो मारा है वो मुस्कुराते हुए हमारे मिंगे से कहती है कि एंसिस्टर मैं तो सिर्फ यांगली का फेवर जीतने के लिए आपकी मदद कर रही हूँ, और इसके अलावा उसने मैंने कहा वो कसम भी नहीं खाई है। ये सुनने के बाद जो मिंगे वो मारा से कहते हैं कि जो यांगली है वो मेरे अंडर कंट्रोल है, इसीलिए कल तुम उसे फेयरवेल कहोगे और मेरे परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। ये सुनने के बाद जो मारा है वो मिंगे से कहती है कि हाँ मैं आपकी परमिशन के बिना यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और साथ ही में जो मिंगे वो अपने मन में कहती है कि तुमने यांगली को गॉडफादर बनाने के लिए उससे झूठ बोलते हुए मुझे अपनी माँ बना ली, इससे जाहिर होता है कि तुम उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं यांगली के साथ काफी अच्छे से रिलेशनशिप बना सकती हूँ और
तुम इसके बीच में कभी भी रैशली एक्ट नहीं करोगी। इतना सोचने के बाद जो मारा है वो मिंगे से कहती है कि एंसिस्टर आप चिंता मत करिए, मैं आपको एंसिस्टर ही कहूंगी, लेकिन आपको यांगली के सामने मुझे मॉम कहकर पुकारना होगा। हम चीजों को काफी ज्यादा सिंपल रखेंगे। मारा की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जो मारा है वो अपनी जगह पर वापस आकर बैठ जाती है और हमारे यांग से कहते है कि ब्रदर यांग, ये लीजिए, इस जेड के अंदर जो ग्रेट डिसोल्यूशन है उसके अंदर जो 10,000 नोबल फैक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन है। आप अपनी समझ को इस्तेमाल करने के लिए इसकी स्टडी कर सकते हैं। मारा के पास से उस टोकन को लेने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मारा से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पीछे से मिंगे कहते है कि तुम कितने ज्यादा भूली हो, मेरे जो स्टेप फादर है वो उन चीटियों की परवाह नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जो मारा है वो मिंगे के ऊपर गुस्सा करते है, उससे कहते है कि मिंगे तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हो, जब दो बड़े आपस में बातें कर रहे होते हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मारा को एंसिस्टर से इस तरह से बातें करता हुआ देखकर वहाँ पर के जो डीमन किंग से वो पूरा सदमे में चले जाते और यहाँ तक कि जो मिंगे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर जो मिंगे वो मारा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए मारा से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की। हमारे मिंगे को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो मारा है वो काफी ज्यादा डरने लगते और डरते हुए कहते हैं कि मैंने इसे गुस्सा दिला दिया, अब तो मेरा अंत निश्चित है। लेकिन तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आकर मिंगे के सर के ऊपर टपली मारते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अपनी माँ से इसी तरह से बात करती हो। ये सुनने के बाद मिंगे भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर जो मारा है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते है कि ब्रदर यांग, आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, हम माँ बेटी इसी तरह से आपस में बातें करते हैं, हम दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि सिस्टर्स की तरह है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे को काफी बड़ा लेक्चर देने लगता है। ये वही लेक्चर है जो कि हम हर दिन किसी न किसी के मुंह से सुनते हैं, इसीलिए मैं लेक्चर सुनाकर आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो मिंगे है वो अपने चेहरे के ऊपर एक झूठी हंसी हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ पिताजी मैं समझ गई, लेकिन मनी मन में वो मारा के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आज तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें बाद में सबक जरूर सिखाऊंगी। मिंगे की ये बात सुनने के बाद जो मारा है वो काफी ज्यादा डर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलिए ना हम बैठकर और ज्यादा पीते हैं। वो लोग कैसल के अंदर ये सब बातें कर ही रहे होते कि तभी हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से गोल्डन लाइट काफी तेजी के साथ आकर उस कैसल के ऊपर गिर जाती है, जिसके वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को सुनने के बाद उस कैसल के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर निकल के आते हैं, लेकिन मारा को ये पता चल जाता है कि ये गोल्डन लाइट जिसकी है वो याओ क्लैन का एम्परर है। मारा के इतना कहने के साथ ही उस गोल्डन लाइट के अंदर से डीजून जो है वो बाहर निकल के आता है। डीजून को वहाँ पर देखने के बाद हमारा जो ग्रे है वो काफी ज्यादा डर जाता है। अगर आप भूल चुके हो तो ग्रे जो है वो जो एम्परर है उसका स्ट्रेटेजिस्ट है और ग्रे जिस एम्परर का स्ट्रेटेजिस्ट है वो डीजून ही है। और डीजून को वहाँ पर देखने की वजह से हमारा जो ग्रे है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो इधर उधर भागते हुए कहता है कि मैं एम्परर को ये पता नहीं लगने दे सकता कि मैं किसी और का माउंट बन चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द कहीं पर तो छुपना होगा। इतना कहने के साथ ही हमारा जो ग्रे वो अपना मुंह दबाकर वहीं पर ही छुप जाता है। और डीजन को वहाँ पर देखने के बाद जो हमारी मिंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके ऊपर चिल्लाते उससे कहती कि डीजन क्या तुम जीने से थक चुके हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे टेरिटरी में आने की, क्या तुम मरना चाहते हो। मिंगे के बात सुनने के बाद जो डीजन है वो मिंगे से कहता है कि मिंगे क्या तुमने मेरे हेवनली कोर्ट के मास्टर कुनपेंग को कैप्चर कर यहाँ पर लेकर आए हो। हमारे मिंगे डीजन को कोई जवाब दे पाते उससे पहले हमारा जो ग्रे टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए मिंगे से कहता है कि एंसिस्टर मिंगे अगर आप मुझे मैजेस्टी से छुपाने में मदद करेंगी तो मैं यांगली के सारे अजीब हरकतों के बारे में आपको बता दूंगा, आप उसका इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा एडवांटेज उठा सकते हैं, यहाँ तक कि आप डिवाइन ट्रेजर भी काफी आसानी से हासिल कर पाएंगी। ग्रे की बात सुनने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह से गिड़गिड़ाओगे। हमारे ग्रे को इतना कहने के बाद जो मिंगे वो डीजून से कहती है कि कुनपेंग एक मछली और पंछी के हाइब्रिड कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे मिंगे को अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करता हुआ देखकर जो ग्रे वो पूरा सदमे में चला जाता है। फिर जो डीजून है वह हमारे मिंगे से कहती कि मिंगे मुझे पता है कि तुम मास्टर को इतनी आसानी से मुझे नहीं सौंपोगी, तो आगे मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना कहने के साथ ही जो डीजून है अपने पास से किसी तरह का स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है। उसे बाहर निकालने के बाद जो डीजून है वो स्क्रॉल को आसमान में उछाल देता है और जैसे
जैसे वो स्क्रॉल आसमान में चला जाता है वैसे वो स्क्रॉल धीरे धीरे कर खुलने लगता है और जब वो पूरी तरह से खुल जाता है तो हमें उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया पेंटिंग दिखाई जाती है। उस स्क्रॉल को देखने के बाद जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तो माउंटेन एंड रिवर का मैप है। उस मैप के पूरा खुल जाने के बाद जो डीजन है वो उस मैप को एक्टिवेट करते हुए वहां पर जो कोई भी चीज है उस मैप के अंदर लेने लगता है। वहां पर छोटे मोटे डीमंस हो या फिर डीमन किंग्स हो सारे के सारे उस मैप के अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो मिंगे और डीजन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आकर मुझे परेशान करने की। इतना कहने के बाद जो मिंगे अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डीमन कैसल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की वजह से जो मैप है वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड के वजह से वहां पर की कोई भी चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है। फिर जो मिंगे वो चिल्लाते हुए डीजून से कहती है कि मैं तुमसे मरने तक लड़ाई करूंगी, लेकिन तभी जो मारा है वो काफी तेजी के साथ आते हुए जो मिंगे उससे टकरा जाती है। मारा के टकराने की वजह से जो मिंगे का कॉन्सेंट्रेशन है पूरी तरह से हिल जाता है, जिसके वजह से मिंगे ने जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया होता है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगता है। और जैसे वो प्रोटेक्टिव बैरियर पूरी तरह से गायब हो जाता है वैसे ही जो मैप है वो फिर से वहां पर के चीजों को अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो मारा है वो हमारे मिंगे के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहते कि एंसिस्टर प्लीज हमें बचाइए। लेकिन वहां पर के लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उस मैप के अंदर जाने से नहीं बच पाते, जिसके वजह से वहां पर जो कोई भी था यहाँ तक कि हमारा जो ग्रे है वो भी उस मैप के अंदर चला जाता है। सारे लोगों के उस मैप के अंदर आ जाने के बाद जो डीजून है वो उस मैप को बंद करते हुए उन लोगों को उसी मैप के अंदर सील कर देता है। उन लोगों को मैप के अंदर सील कर देने के बाद जो डीजून है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को सीधा हेवनली कोर्ट में लेकर जाते हुए वहां पर तुम्हें इंटरोगेट करूंगा ताकि तुम मुझे याओ मास्टर की लोकेशन के बारे में बता दो। डीजून ये सब कह रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जो डीजून है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर यहाँ पर अभी तक एक पर्सन क्यों हुए, आखिर वो उस माउंटेन एंड रिवर के मैप में क्यों नहीं गया। इतना सोचने के बाद जो डीजन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो माउंटेन और रिवर के जो मैप है वो लेडी नोआनास का ट्रेजर है, यहाँ तक कि अगर यहाँ पर कोई सेंट होता तब भी वो उसके अंदर जाने से नहीं बच पाता। और अगर तुम्हें उस मैप से बचना है तो उसके पावर को काउंटर करने के लिए तुम्हारे पास लगभग एक डिवाइन आर्टिफैक्ट तो होना ही चाहिए। और डीजन की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि वो मुझसे अब ये पूछ रहा है कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मुझे क्या जवाब देना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसके और मिंगे के फैमिली के बीच में कुछ तो है जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मेरा नाम यांगली है और मैं मिंगे का स्टेप फादर हूँ और जो कि मैंने मिंगे को अपनी एडॉप्टेड चाइल्ड बना लिया है, इसीलिए मैं उसके फैमिली के लिए खड़ा होऊंगा। और क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर तुमने मिंगे के फैमिली के साथ क्या किया है, आखिर वो लोग कहाँ पर है। स्टेप फादर वाली बात सुनने के बाद जो डीजून है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जो मिंगे वो पेंगू के इम्प्योर ब्लड से बनी है। आखिर हेवनली दाव के ग्रैंड सेंट के अलावा इस जैसे डिसोलेशन रिलम के अंदर आखिर कौन है जो कि उसके फादर बनने के लायक है। क्या वो अपने आप को पेंगू समझ रहा है क्या। और मैं इस आदमी की स्पिरिचुअल एनर्जी और यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन लेवल को भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और अपने आप को मिंगे का स्टेप फादर बता रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स के बैकग्राउंड से आता है। मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पूछताछ करनी होगी। इतना सोचने के बाद जो डीजून है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारा दाव फील्ड कहाँ पर है। मैं काफी समय से हेवनली कोर्ट के अंदर रहता हूँ लेकिन मैंने इससे पहले तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सुना। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डीजून से कहता है कि मैं हमेशा ही ग्रेट दाव के अंत पर रहता हूँ और कभी कभार बाहर निकलता हूँ, जिसके वजह से तुमने मेरे बारे में नहीं सुना होगा। ये सुनने के बाद जो डीजून है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें मेरी सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट दिखाया और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। फिर हमें कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। ग्रेट दाव के अंत में कुछ सिंगुलरिटी थी। जब डिसोलेशन रिलम का यूनिवर्स बन रहा था तब उसके अंदर 3000 ग्रेट दाउस थे। उन 3000 ग्रेट दाउस ने 3000 प्रीमोर्डियल डीमंस को जन्म दिया जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्ट के साथ टेरिफाइंग और इमेंसली पावर भी अपने अंदर कंटेन करके रखते थे। और जब पेंगू ने हेवंस को ओपन किया तो जो ग्रेट दाव है वो अचानक से कहीं
कहीं पर गायब हो गए। यहाँ तक कि जो सेंटली टीचर होंगजुन थे उन्होंने भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वो नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग लकी थे जो कि उसके अंदर जा पाए, लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमारी डिवाइन एबिलिटीज है वो पूरी तरह से सप्रेस की जाती है, और तो और वहाँ पर हम स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके वजह से जो लेडी नोआना और जो एंसिस्टर होंगजुन है वो भी वहाँ पर ज्यादा दिनों तक रहने की हिम्मत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि मेजर ड्यूजन जब पैदा हुआ था, जब पेंगो ने अपनी बाई आंख दुनिया को तैयार करने के दौरान जो सूरज है उसमें बदल गई थी, और मैं 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के रूप में वहां पर से उभरा था। इतना कहने के बाद जो डीजन है वो अपने फ्लेम्स को रिलीज करने लगता है, और वो काफी ज्यादा डरावने तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि और जिस ग्रेट दाव के अंत में इतने पावरफुल व्यक्ति भी नहीं टिक पाए, आखिर तुम वहां पर रहने की बात करते हो। चलो देखते हैं कि आखिर तुम इन छोटी मोटी बातों पर टिके रहते हो। इतना कहने के बाद जो डीजन है वो अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। डीजन को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डर जाता है और डीजन से कहता है कि चलो बैठकर बातें करते हैं ना, आखिर हम लड़ाई झगड़ा क्यों करें। जब हमारा मेन कैरेक्टर डीजन से सब कह रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि जो डीजन ने फ्लेम्स का हमला हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किया होता है, उस फ्लेम्स के हमले को चीरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की जो एनर्जी है वो आगे गुजर जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की एनर्जी के वजह से जो डीजन ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला किया होता है वह हमला पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो डीजन है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरे फ्लेम्स इस तरह से गायब कैसे हो सकती है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को देखते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अपने हाथों से उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, ये एक इल्यूजन है। ये सब उसी समय की तरह लग रहा है जब मैं रेड दाव के अंत में था। वहां पर के जो टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स थे उनकी फायर ब्रीथिंग और जो थंडर की एबिलिटीज थी, क्या वो सब कुछ भी इल्यूजन था जो कि मुझे डराने के लिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डीजन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि तुम दाविस्ट कही कि तुम इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए जो मिंगे और उसकी जो मदर है उसे यहाँ से लेकर गए, क्या तुम ह्यूमन ट्रैफिकर हो। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक स्टांस लेते हुए जोरदार छलांग लगाते हुए डीजन के ऊपर हमला कर देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर डीजन को संभलने का मौका ही नहीं देता कि तब तक वो दूसरा हमला भी डीजन के ऊपर कर देता है, जिसके वजह से जो डीजन है वो काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है। जमीन से डीजन को टकराने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी नीचे उतर आता है और डीजन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें डीजन को दिखाया जाता है जो कि खड़े होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की, और मनी मन में वो रोते हुए कहता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ट्रू सन से पैदा हुआ हूँ, मेरी जो हड्डियां और मेरी जो स्पिरिट है वो सन फ्लेम के अंदर टेम्पर की गई है, और जब मेरी हड्डियां और स्पिरिट सन फ्लेम के अंदर टेम्पर की जा रही थी तब भी मुझे इतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर डीजन को लगातार पीटते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुम ह्यूमन ट्रैफिकर हो, जल्दी से उन लोगों को रिहा करो जिन्हें कि तुमने पकड़ा है। फिर जो डीजन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं हेवन का एम्परर हूँ, दुनिया के डेस्टिनी का इनहेरिटर हूँ, और यहाँ तक कि जो इस हेवन के नीचे जो कोई भी रहता है उनका रूलर हूँ, और जो एंसिस्टर होंगजुन थे उन्होंने खुद ही मुझे हेवनली एम्परर बनाया था। यहाँ तक कि जो सेंस होते वो भी मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन तुम इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। डीजन की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डरावने तरीके से डीजन से कहता है कि आखिर तुम किसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारे अभी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से मेरे बिल्डिंग के नीचे जो ग्रैनीज डांस करती वो भी तुम्हें काफी आसानी से पीट देंगी, और जल्दी करो मेरे सौतेले बेटी और उसकी माँ को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारता रहूंगा। ये सुनने के बाद जो डीजियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सबसे पहले मुझे जाने दो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में डीजन को पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही जोर से उसके हाथ को दबाता है, जिसके वजह से डीजन तकलीफ में हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जोर से मेरे हाथ को दबा रहे हो। डीजन को इस तरह से कहता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उसे छोड़ते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है, आखिर एक लड़का एक लड़की की तरह कैसे रो सकता है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया और पहले से तुम एक लड़की की तरह रोने लगे। ये सुनने के बाद जो डीजन है वो अपने मन में कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ है, मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है पूरी तरह से चली जा चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मैं एक दलदल में फंस चुका हूँ, जिसके वजह से मैं इसके पंचेस को भी अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पूरी बुराइयों का खात्मा करने वाला एक सेंट हूँ, लेकिन मैं आखिर इस बच्चे से कैसे पिट रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अनपैरल्ड
अनपैरेलल्ड पावर हाउस है जो कि ग्रेट दाओ के अंत से बाहर चला गया। इतना समझाने के बावजूद भी डीजन को कुछ भी ना करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डीजन की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम उन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, क्या तुम्हें और भी ज्यादा मार खानी है। हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो डीजन है वो काफी ज्यादा डर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि रुकिए रुकिए, मैं अभी उन्हें बाहर निकालता हूँ। इतना कहने के बाद जो डीजन है वो उसी मैप को बाहर निकालते हुए उस मैप को खोल देते और उसके अंदर जो कोई भी फंसा हुआ होता है उन सारे लोगों को बाहर निकाल लेते और जैसे हमारी मिंगे बाहर आती है वैसे वो अपने डिवाइन शॉल यानी कि उस फावड़े को बाहर निकालते हुए डीजन से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के घिनौने मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे फंसाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहने के बाद जो मिंगे अपने शोवल का इस्तेमाल करते हुए डीजन के ऊपर हमला कर देती है। उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो डीजन है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर वो किस तरह का आर्टिफैक्ट है, मैंने पहले कभी मिंगे को उस तरह का आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। सुनने के बाद जो मारा डीजन से कहती है कि उस शोवल के अंदर जो हंग मिंग है उसकी प्राइमल एनर्जी और उसे मिंग ने खुद ही रिफाइन किया है। उसकी जो पावर है काफी ज्यादा, यहाँ तक कि जो मिंगे के 2 शॉट्स है उससे भी कई गुना ज्यादा वो पावरफुल है और जो एंसेस्टर है उन्होंने उसे हंग मिंग दाओ शोवल नाम दिया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मिंगे को इस तरह से उसके ऊपर हमला करता हुआ देखकर काफी तेजी के साथ जाकर मिंगे के हाथ को पकड़ते उसके हाथों से शोवल को छोड़ा लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने आसानी से अपने हाथों से शोवल को छोड़ाता हुआ देखकर जो मिंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और यहाँ तक कि जो डीजन है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो डीजन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने इसे ऐसे ही छीन लिया। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डीजन से कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि ये जो मिंगे है वो इसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें पीटे, और जो मारा है वो अपने मन में कहती है कि इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि एंसेस्टर आखिर उसे स्टेप फादर क्यों कहती है। उसने ग्रेट दाव के अंत में जो कुछ भी उसे खाने को मिला उसे उसने खा लिया। इतना सोचने के बाद जो मारा है वो ठरकियों की तरह हमारे ग्रेस से चिपकते हुए अपने मन में कहती है कि मैं तो बस यांगली की जांग से कसकर चिपकना चाहती हूँ। फिर हमें मिंगे को दिखाया जाता है डीजन के चेहरे के ऊपर इतने ज्यादा घाव देखने के बाद जो मिंगे है वो डीजन से कहती है कि आखिर तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे आंखों क्या हुआ है। ये सुनने के बाद जो डीजन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने पास से एक शॉट को बाहर निकाल कर उसे मिंगे को देते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे ये प्रॉमिस करती हो कि आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगी तो मैं इननेट स्पिरिचुअल ट्रेजर जिसका कि नाम ट्रू किलिंग स्वॉर्ड है वो तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद जो मिंगे है वो डीजन से कहते हैं कि अच्छा लेकिन मुझे स्वॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे तुम दूसरा कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर दे दो। मिंगे के बात सुनने के बाद जो डीजन है वो अपने मन में कहता है कि तुम एक हॉनेस्ट पर्सन को इस तरह से बुली कर रहे हो, अगर तुम्हारे स्टेप फादर यहाँ पर नहीं होते तो मैं उसी दिन तुम्हें। इसके आगे डीजन कुछ कह ही पाता तभी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए उन दोनों से कहता है कि इसे जाने दो। जैसा कि कहा जाता है दूसरे पर्सन के चेहरे को कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन मैं इस बार कुछ ज्यादा ही आगे चला गया था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर डीजन से कहता है कि तुम मुझे कुछ बुरे पर्सन नहीं लगते, इसीलिए तुम्हारे जो फ्लैशी इल्यूजन है उसे तुम दूर करो। यहाँ तक कि अगर तुम बेसिक एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा महसूस होगा। ये सुनने के बाद जो डीजन है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या ये वही डिवाइन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने मुझे पीटा है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो मिंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि स्टेप फादर क्या मैं भी इन एक्सरसाइज को सीख सकती हूँ। साथ ही में जो मिंगे वो अपने मन में कहती है कि मैंने शोवल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया, लेकिन उसने काफी आसानी से मेरे हाथ से उस शोवल को ले लिया। शायद ये जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो अनपैरेलल्ड टेक्निक है जो कि मुझे सीखनी चाहिए। और हमारे मिंगे की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मिंगे के सर को सहलाते उसे कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हें इन एक्सरसाइज को सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और मिंगे को इस तरह से छोटे बच्चों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर डीजन अपने मन में कहता है कि मिंगे 10,000 साल पुरानी डेमन किंग है, लेकिन आखिर वो इसके सामने बच्चों की तरह क्यों हरकतें कर रहे, आखिर वो उससे क्या चाहती है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास मारा और ग्रे आते हुए उनसे कहते हैं कि क्या हम भी उन एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि बेशक हर कोई मेरे से इस एक्सरसाइज को सीख सकता है। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें मिडिल स्कूल की जो ब्रॉडकास्टिंग एक्सरसाइज होती है वो सिखाऊं। क्या तुम लोग तैयार हो? चलो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं।